माई सेल्फ गौरव कुमार एंड आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए इसमें आपके बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उस डेफिनेशन को पहले हम लिख लेते हैं कि a sequence in which each term is differing from its preceding term with a constant is called arithmetic progression। अभी देखो सीन कुछ ऐसा है कि मेरे को डेफिनेशन तो याद नहीं है, तो मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ। मेरे को स्टोरीज पता है कि इसके अंदर क्या क्या होने वाली है, लेकिन इसका डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या था ये मेरे को नहीं पता, तो मैंने बुक से देख लिया। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस में क्या होता है। एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर जो हर टर्म होता है वो अपने आगे वाला जो टर्म होता है उसमें से क्या करता है, एक सेम कॉमन डिफरेंस मिलता है। समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। दो का पहाड़ा मेरे को याद था, मैंने लिख दिया। 20 तक याद है भाई, मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि मैंने इस एग्जाम्पल को, इस सीक्वेंस को आपके सामने लिखा। इस सीक्वेंस में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसके अंदर बाकी सारी जो चीजें हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या, फर्स्ट टर्म कहते हैं। ये है फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 2। समझ में? सॉरी थोड़ा सा हिल गया ये। तो फर्स्ट टर्म है ए जो कि है 2, आप देख सकते हो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1। अभी एक चीज समझिए कि ये जो सीक्वेंस है आपके अंदर, तो ये जो है इसको कहते हैं T1, ये जो है इसको कहते हैं T2, ये जो है इसको कहते हैं T3, ये है T4। ये है आपका T5, ये है T6, ये है T7, ये T7, सॉरी ये T8 हो गया ना, ये T9 और ये T10। तो T2 माइनस T1 मतलब टर्म 2 में से टर्म 1 को घटाएंगे तो वो आएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो इससे ये समझ में आया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। क्लियर है? डाउट है? तो आपको ये समझ में आया कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और उसके बाद जो n होता है ये टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं कह दूं nth, तो ये हो जाएगा nth टर्म। तो अगर मैं कह दूं इस तरीके से फोर्थ, तो ये हो जाएगा क्या, फोर्थ टर्म। समझ में आ रहा है? अब एक चीज समझिए इसके बाद, इसके आगे के जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। मतलब अगर आप T2 में से T1 को घटा रहे हो तो T2 में से T1 को घटाने पे जो आएगा वो T3 में से T2 को घटाने पे भी आएगा, वही T4 में से T3 को घटाने पे भी आएगा, वही T5 में से T4 को घटाने पे भी आएगा, और वही Tn माइनस 1 को घटाने पर भी आएगा। इसका मतलब ये देखिए कि यहाँ पे T2 माइनस T1 है, तो ये T2 है, ये T1 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आप देख सकते हो ये 2 है। T3 माइनस T2 है, तो आप देखो T3 ये है और T2 ये है, तो 6 में से 4 गया तो क्या बचा, 2। फिर क्या है T4 माइनस T3, तो T4 ये है, T3 ये है, तो इसमें से घटेगा तो भी क्या आएगा, 2। फिर क्या है T5 माइनस T4, तो आप देखो 10 में से 8 घटेगा तब भी क्या आएगा, 2। तो आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंस है हर पॉइंट पे सेम है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि हमेशा आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाओगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाओगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटाओगे, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को घटाएगा, मतलब एक ज्यादा वाले टर्म में से एक कम वाला टर्म। इसीलिए ये भी मैंने लिखा
कि Tn एक ज्यादा उसमें से n-1 करके जो आएगा टर्म वो वाला घटाना है, तब आपको क्या आ जाएगा, डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो आपको ये जो है ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में एक छोटी सी डीलिंग कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, nth टर्म क्या है, डिफरेंस क्या है। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इसमें मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में ये मैंने लिया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया कि ये जो पहला टर्म होता है उसको अपन कहते हैं फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो जो आएगा वो होगा क्या, कॉमन डिफरेंस। nth टर्म मतलब कि वो वाला टर्म जिस टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर ये थर्ड टर्म होगा तो T3 होगा। समझ में आ रहा है? तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा ये कि हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स के बारे में पढ़ा। अब एक चीज समझते हैं कि T1 जो होता है यानी कि फर्स्ट टर्म वो तो हो गया A, T2 जो होता है वो होता है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म यानी कि A प्लस इन द ब्रैकेट A प्लस 2 - 1 इंटू D यानी कि A प्लस 1 इंटू D यानी कि A प्लस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3, तो 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, D। तो A प्लस D। क्लियर है या डाउट है? हाँ ये शर्ट थोड़ी चूड़ है, तुरंत निकाली और पहन ली है इसलिए। अब इसको देखिए आगे कि अब मैं आपको एक रामबाण फॉर्मूला बताने वाला हूँ। वो रामबाण फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस इन द ब्रैकेट n-1 इंटू D। सॉरी, तो ये फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस, ये x जैसा लग रहा है, n-1 इंटू D। तो अगर मैं आपको एक सीक्वेंस लिख के इसको समझा दे रहा हूँ, मैं उदाहरण के तौर पे ऐसे ले लेता हूँ 8 12 8 4 0 -4 -8 -12। अब गौर से देखो कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, मैं एक काम करता हूँ, एक आसान सा एक लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 4 8 12 16 20 24 32। अब इस 80 में आपको पता है कि A जो है वो क्या है, 4 है क्योंकि फर्स्ट टर्म A। फिर D जो है वो क्या है, वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि सेकेंड टर्म है 8 माइनस फर्स्ट टर्म है 4 इज इक्वल टू 4। उसके बाद अब यहाँ पे आपको ये तो पता है कि ये जो है ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ये है T5, ये है T6 और ये है T7। तो यहाँ पे ये देखो कि A की जगह पे मेरे को पता है क्या है, D की जगह पे 8 - 4 हो गया मतलब T2 - T1। आप सेम इसी सब T7 - T6 भी करोगे तो D की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप अगर चाहो तो D की जगह पे T2 - T1 ना करके आप ये भी लिख सकते हो T5 - T4, T6 - T5, इस तरीके का आप लिख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कि मैंने आपको A का वैल्यू दिखा दिया, D का वैल्यू दिखा दिया। इस फॉर्मूला के अंदर हमको जो जो चीज चाहिए वो है A, N चाहिए हमें और D चाहिए हमें। अगर ये तीन चीज इस AP के अंदर दिए हुए हैं तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। समझ में? जैसे यहाँ T7 32 है तो T8 आपको पता होगा क्या होगा, 4 8 12 16 20 24 32। अगला टर्म आपके पता है वो होगा 36। अब चलो एक बार कोशिश करते हैं कि T8 निकालने की, कि T8 का क्या, तो T8 इज इक्वल टू होगा क्या, A प्लस n-1। तो n की जगह पे तो 8 हो गया तो मैं लिखूंगा 8 - 1 और फिर D की जो वैल्यू होगी, D की वैल्यू क्या अभी तो निकाली, हाँ D की वैल्यू है 4। तो अभी तो फिलहाल हाँ अभी तो यहाँ पे D ही रखते हैं और अब वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। तो A की वैल्यू है 4 प्लस 8 - 1 इंटू D की जो वैल्यू है वो क्या है 4। तो ये हो गया 4 प्लस 8 में से 1 गया तो क्या होगा
7 4 28, तो 28 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 32। तो ये चीज समझ में आ गया आपको कि देखो मैंने, अरे क्या गड़बड़ हो गया, 4 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 4, 28 प्लस 4 32, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8। अच्छा ये जो टर्म है 24 के बाद ये 28 होगा ना, क्योंकि आपको ये देखो 4 8 12 16 20 24, तो 4 और तो 28 होगा ना। तो भैया मेरे को T8 तो फिर क्या हो जाएगा, T8 क्या होगा 32 होगा। तो आप ये देखो कि 32 तो आ ही गया, समझ में आया। मेरे को T8 निकालना था, मैंने T8 निकाल लिया, वो क्या था 32। समझ में आ रहा है आपको कि T8 निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस चीज को थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे यहाँ पे कि आप गौर से देखो कि ये जो T8 है वो क्या है, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 7d। मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस जितना है, मतलब जितना टर्म है उसमें से एक घटा के डी से मल्टीप्लाई करके उनका जो सम है वही क्या है, एट्थ टर्म है। क्लियर है या डाउट है। मतलब कि जो एट्थ टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस एट्थ टर्म निकालना है, तो उसमें से एक कम करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 इंटू डी की जो वैल्यू होगी वो, और उसको मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 टर्म मिल जाएगा। क्लियर है या डाउट है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया कि इस तरीके से आप किसी टर्म को कैसे निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे जो T1 है वो है a, यानी कि ऑब्वियसली ये क्या है, ये है आपका फर्स्ट टर्म। अब उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड टर्म है, वो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा। तो सेकंड टर्म होता है T2। T2 क्या है, a प्लस इन द ब्रैकेट 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी। फिर हम लोग को देखना है कि थर्ड टर्म कैसे निकलेगा। तो थर्ड टर्म जो होता है वो होता है T3, और वो क्या होता है, a प्लस इन द ब्रैकेट 3 माइनस 1 इंटू डी। ये सारे के सारे फॉर्मूला से आए हैं, जो कि फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू इन a प्लस इन द ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। आप गौर से देखो कि T2 जो है, तो T2 है तो a प्लस n के जगह पे तो 2 आ गया, n के जगह पे 2 आ गया, तो यहाँ पे n के जगह पे 2 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू डी। अब T3 जो है वो क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, T4, यानी कि a प्लस इन द ब्रैकेट 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, तो 3d हो जाएगा। फिर अगर फिफ्थ टर्म की बात करें तो टी फिफ्थ जो होगा वो होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 4d। सिक्स्थ टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T6, यानी कि a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 5d। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप गौर से देखो कि फर्स्ट टर्म तो a है, सेकंड टर्म a प्लस 2d होना चाहिए था, क्योंकि सेकंड टर्म है तो 2d होना चाहिए था। थर्ड टर्म है तो 3d होना चाहिए था। फोर्थ टर्म है तो 4d होना चाहिए था। 5 टर्म है तो 5d होना चाहिए था। 6 टर्म है तो 6d होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। तो क्या है भाई, तो जो है उसमें से एक घटा के, तो a प्लस 2d होना था, 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 1, तो 1d। 3 a हो गया, प्लस 3 में से 1 घटा के क्या आएगा, 2, तो 2d। यानी कि थर्ड टर्म जो है वो a प्लस 3 में से 1 घटा के 2d। T4 जो है वो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। T5 जो है वो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 4d। T6 क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5d। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई कह दे इस तरीके से कि जो T9 है वो क्या होगा, तो आप तुरंत कह दोगे T9 होता है a प्लस 8d। क्या आप नहीं कह दोगे। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई बताओ T12 क्या होता है, तो आप कहोगे a प्लस 11d। आपको फॉर्मूला से ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत बता दोगे कि भैया ये तो ऐसा होता है ना। आप तो तुरंत बता दोगे कि ये ऐसा होता है। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि सेकंड टर्म जो होता है वो a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d। तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे सीक्वेंस चल रहा है। समझ में आया। अब आप अगर इसे नोट करना चाहते तो नोट कर ले, मैं इसे
तो अब हम लोगों ने इसके फॉर्मूलाज को पढ़ लिया, इसके बारे में लगभग सारी की सारी बातें कर ली कि डी क्या होता है, T3 माइनस T2 क्या होता है, और डी आता है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। उसके बाद हम लोग इस पे बेस कुछ सवाल करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 5A में एक क्वेश्चन है जो कि है 9, 15, 21, 27। इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म, मतलब ए क्या होगा, डी क्या होगा, और यहाँ पे 4 टर्म्स है तो 5वां टर्म क्या होगा, आपको ये बताना है। तो भाई ए तो पहला टर्म होता है, मतलब हमारा ये जो पहला टर्म है ये क्या है, 9 हो गया। डी क्या हो गया, 15 माइनस 9 यानी कि T2 माइनस T1 यानी कि 6। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, T5, क्योंकि देखो 1 2 3 4 टर्म्स है तो 5th टर्म निकालना है, तो वो हो जाएगा A प्लस 4D। आपको मैंने फॉर्मूला अभी तुरंत बताया। ए की जगह पे क्या होता है 9 प्लस डी की जगह पे क्या है, पहले 4 और फिर डी की जगह पे है 6, यानी कि 9 प्लस 24 यानी कि 33, ये इसका नेक्स्ट टर्म होगा। तो इस तरीके से बाकी के सारे सवाल भी आप बना सकते हो। ये 9 है, ए नहीं है भाई, तो इस पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इसको 9A समझ लेना, ये 9 है और ए के जगह पे 9 आया है। क्लियर है, ये डाउट है? उसके बाद जो सेकंड सवाल है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये है 11, 6, 1, -4, और आपको ये टर्म तो बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कि ए के जगह पे क्या हो गया 11, डी के जगह पे सेकेंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म घटाएंगे हमेशा, इस बात का आप ध्यान रखें। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यानी कि 6 माइनस 11, तो ये प्लस माइनस घटेगा, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब 11 में 6 घटेगा तो क्या आया 5, इसका साइन क्या है माइनस, और ये हो गई डी की वैल्यू। तो हमें निकालनी है T5, तो T5 होता है A प्लस 4D। तो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है 11 प्लस 4 इंटू डी की जगह पे क्या है -5, यानी कि 11 प्लस इन द ब्रैकेट -20 यानी कि 11 माइनस 20 यानी कि -9। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस बना करके दिखाए, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये बना करके दिखाया। अब मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आप बना करके दिखाओ मेरे को, और अगर आप ये सवाल बना लेते हो, पहले आप ये सवाल बना लो, उसके बाद ही आप इस सवाल के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट सवाल है ये 3, 5, 7, 9, 11। इसमें आपको जो बताना है वो है ए का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है, और 1 2 3 4 5 टर्म्स तो दिए हुए हैं, तो आपको 6 टर्म बताने हैं। पहले आप इस वीडियो को पॉज करोगे यहाँ पे और आप इस सवाल को बनाओगे, और जब आपसे ये सवाल बन जाए तभी आप इस सवाल के सॉल्यूशन को देखोगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो। तो मुझे आशा होगी कि आपने भी इस सवाल को बना लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 3, डी यानी कि जो डिफरेंस है इसको कॉमन डिफरेंस भी हम लोग कहते हैं, ये होगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। तो सेकेंड टर्म 5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3, और वो क्या आ गया 2। हमें निकालना है T6। T6 का मतलब होता है a प्लस 5D। ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है, अभी हमने निकाला 2, तो वो हो गया 3 प्लस 5 2 10 यानी कि 30। तो अगर आपका सवाल का जवाब ये आया है तो आप सही हो। अभी मैं आपको
एक नया सवाल दे रहा हूँ, आप इसे सवाल को बना करके दिखाएंगे। -1 कॉमा -5/6 कॉमा -2/3 कॉमा -1/2। इसमें आपको बताना है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली फिफ्थ टर्म। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को यहाँ पे बनाएं। सो प्लीज पॉज द वीडियो। तो मुझे आशा होगी कि आपने इस वीडियो को बना लिया होगा, मतलब सॉरी इस सवाल को आपने बना लिया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में। a इज इक्वल टू हो गया -1, d इज इक्वल टू होता है t2 - t1, तो t2 यानी कि -5/6 माइनस इन द ब्रैकेट -1। हमेशा सवाल को इस तरीके से करें, इससे आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है कि आपको माइनस करना है। अगर आप हड़बड़ा करके काम करोगे, जल्दी जल्दी में करोगे, तो आपके गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो d इज इक्वल टू हो गया -5/6 माइनस माइनस +1, तो d इज इक्वल टू हो गया -5 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या आ गया 1, 6 आ गया एलसीएम। अब इस 6 को इस 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को -5 प्लस यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और वो 6 1 से तो 6, तो d इज इक्वल टू हो गया -5 + 6/6 यानी कि 1/6। तो हमने d की वैल्यू भी निकाल ली, a की वैल्यू भी निकाल ली। हमें t5 निकालना था, t5 होता है a + 4d। a की वैल्यू है -1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 1/6 यानी कि -1 प्लस 4/6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 यानी कि -1 प्लस 2/3। अब यहाँ पे एलसीएम हो गया 3 और ये -3 हो जाएगा +2, ये हो गया -1/3। तो ये जो है ये क्या होगा, ये फिफ्थ टर्म होगा। ये कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म। अगर आपके सवाल यहाँ पे गलत हुए हैं तो उसके पीछे का जो कारण है वो बस यही होगा कि आपने घटाने में गड़बड़ी कर दी, जो कि आपको नहीं करनी थी। अगर आपको इस तरीके की गड़बड़ी हो रही है तो कृपया सोच समझ करके सवालों को हल करें, और फिर आप जब सवाल बनाओगे तो सवाल सही बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को हल करने के बाद देखिए हमने पहले एक सिंपल सवाल को सॉल्व करना सीख लिया, फिर हमने एक फ्रैक्शन वाले सवाल को सॉल्व करना सीख लिया, और अब हम लोग रूट वाले सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रूट वाले सवाल भी सॉल्व करने नहीं आते। तो चलिए इसे देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। अगर आपने इसे अपने कॉपी में लिख लिया तो ठीक है, वरना मैं बिठा रहा हूँ इसे। तो बच्चे तो पहले इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई इसके अंदर डिफरेंस निकालेंगे कैसे, डी कैसे निकाले, बड़ा दिक्कत हो रहा है भाई डी कैसे निकाले। तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो √2 को, इसको हम लोग एक बार रीराइट करेंगे। इसको हम लोग एक बार रीराइट करेंगे तो √2 को तो √2 लिख सकते हो। अब जो √8 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर जो ये √8 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे 2 का एक कॉमन आता है, तो 2 में से मैं एक ले लिया, और एक जो 2 है वो तो रूट के अंदर बच गया। समझ में आ रहा है आपको? मैंने 8 को क्या लिखा, 2 × 2 × 2, और 2 में से 2 का तो एक कॉमन आता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैंने 1 2 बाहर लिया और अंदर में एक √2 बच गया। तो यहाँ पे सेकंड यानी √8 को मैंने √2 को तो ऐसे लिखा, √8 को मैं क्या लिख रहा हूँ, √8 को मैं लिख रहा हूँ 2√2। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, √18 को लिखूंगा। देखिए √18 को लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2 × 9, 2 9 ज़ा 18 होता है। लेकिन अगर आप इसे समझें तो 2 9 को भी तोड़ा जा सकता है 3 × 3 में, क्या हम इसे ऐसा नहीं तोड़ सकते? तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 का 1 यानी कि 3 कॉमन हो गया और √2 अंदर बच गया। तो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है इसमें? देखिए मैंने यहाँ पे आपको √8 का समझाया, यहाँ √18 के बारे में समझाया, और अब मैं आपको √32 के बारे में भी समझा देता हूँ। मैं √32 के बारे में आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो ये √32 है,
तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 16 और इस 16 को लिख सकते हो 4 इंटू 4। तो यहाँ पे 4√2 कॉमन आ जाएगा। तो मेरे को ये पता चला कि इसका मतलब होता है 4√2। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि इस चीज को इस तरीके से लिखा जाता है। और इस तरीके से क्यों लिखा जाता है? ताकि जो डिफरेंस है, जो फर्स्ट टर्म है, वो सब निकालने में आसानी हो। अब ये सवाल है कि a इज इक्वल टू √2 हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा a है। d इज इक्वल टू क्या हो गया? d इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2। यानी कि अगर √2 एक वेरिएबल के फॉर्म में यूज किया जाए तो इसका मतलब क्या? 2x माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो अगर 2x माइनस एक्स होता है तो हम लोग सिर्फ x लिखते हैं। तो 2√2 माइनस √2 है, तो यहाँ सिर्फ d के जगह पे √2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 2√2 माइनस √2 यानी कि √2 को अगर मैं x मान लूँ तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x होता है। समझ में आया? तो आपने ये देखा कि √2 कैसे हो गया। √8 को मैंने 2√2 क्यों लिखा, मैंने √18 को 3√2 क्यों लिखा, मैंने √32 को 4√2 क्यों लिखा। a के जगह पे √2 हो गया, d के जगह पे 2√2 माइनस √2 यानी कि 2√2 हो गया। आपको पता है ये मैंने t2 माइनस t1 करके निकाला। आप t3 माइनस t2 करके भी इसे निकाल सकते हो। t3 मतलब 3√2 माइनस 2√2, तो 3√2 माइनस 2√2 यानी कि √2। ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो मैंने इससे a और d की वैल्यू निकाल ली। मेरे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तो मिल गया। अब मैं फिफ्थ टर्म निकालूंगा। तो फिफ्थ टर्म है a प्लस 4d। a का वैल्यू है √2 प्लस 4, d का वैल्यू है √2 यानी कि 4√2 यानी कि √2 प्लस 4√2 यानी कि 5√2 जो है इस सवाल का जवाब होने वाला है। तो आपको जब एक बार ये चीज क्लियर हो जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप गौर से देखो कि √2 है, √8 को 2√2 है, √32 को √18 को 3√2 है, √32 को 4√2 है। तो अगला वाला 5√2 होगा, फिर उसके अगला वाला 6√2 होगा, फिर उसके अगले वाला 7√2 होगा। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से रूट वाले जो सवाल है उसको इस तरीके से हल किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने समझा। अगर आपको बाहर बैकग्राउंड की कोई आवाज़ आ रही है ठोक पीटने की तो माफ़ कीजिएगा। मतलब हम जब से पैदा हुए तब से मेरे बगल में एक घर बन रहा है, वो बनता ही रहेगा जब तक मैं मर नहीं जाता। तो ठोक बजाई चलता रहेगा और शायद जीवन भर चलेगा। हाँ, कोशिश करेंगे हम कि इस रूम को थोड़ा साउंड प्रूफ बनाएं, अगर आपकी मदद होगी तो। चलिए इसे अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक मैंने ये सवाल लिखा है, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज करें और इस सवाल को बनाएं। ये सवाल जब आपसे बन जाए तभी आप इस वीडियो का सॉल्यूशन देखें, क्योंकि रूट वाले सवाल बड़े डिफिकल्ट होते हैं बच्चों के लिए। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करें। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो आपने ये सवाल को सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और करके एक बार फिर से देखें, क्योंकि ये उतनी टफ सवाल नहीं है जितने टफ आपको ये लगे थे। तो मैंने इस सवाल को कहा था कि इस तरीके के सवाल को आपको पहले रीराइट करना है, मतलब एक बार दोबारा लिखना है। किस तरीके से दोबारा लिखना है? जैसे √20 है तो √20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो इसका मतलब कि 2√5 जो है इसका आंसर होगा। √20 को हम लोग 2√5 भी लिख सकते हैं। √20 5 × 4 तो 5 × 2 × 2 तो 2√5, यानी कि √20 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2√5। उसके बाद √45 को आप क्या लिख सकते हो? 5 × 9 यानी कि 5 × 3 × 3 यानी कि 3√5। तो आप ये देखो कि इसको आप क्या लिख सकते हो? 3√5। फिर उसके बाद आप √80 को देखो। √80 जो है वो क्या होगा? इस तरीके से 16 5 × 80
तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 4√5 ये हो गया। तो इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये 2√5 है 3√5 है 4√5 है तो पक्का ये क्या होगा 5√5 होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसे एक बार निकाल लेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 होता है 125, और इस 25 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये दो का एक कॉमन यानी कि 5√5। तो इसका मतलब इसका ये जो वैल्यू है ये 5√5 हो जाएगा। अब हमारे लिए सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो गया। अब देखो कि a के जगह पे फर्स्ट टर्म यानी कि 2√5, d के जगह पे t2 माइनस t1 यानी कि 3√5 माइनस 2√5 यानी कि √5, और जो tn है, लेकिन हमें tn के जगह पे क्या निकालना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी फिफ्थ टर्म निकालना है। तो t5 निकालना है, तो t5 क्या होगा a प्लस 4d। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2√5 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है √5, 2√5 प्लस 4√5, 4 प्लस 2 6√5। ये इस सवाल का जवाब होने वाला है। तो अगर आपका आंसर ये आया है तो आप सही हो, और आप अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आपने इस तरीके के सवाल को बना सीख लिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक सवाल इसमें और है, वो है √2, √18, √50, √98। इसमें आपको ये एपी है और आपको इसमें बताना है T18 यानी कि इसका 18th टर्म क्या होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को सॉल्व करें। अब देखिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे रीराइट, मतलब दोबारा इसे लिखेंगे। तो ये T1 ये तो √2 हो जाएगा, ये √18। बहुत सारे बच्चों को इस चीज में डाउट हो रहा होगा कि इसे तोड़ करके लिखने में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे लिखें। तो उनके लिए एक तरीका ये है कि ये जो √18 है, ये जो √18 है इसे कैसे लिख सकते हैं। तो √18 को ऐसे लिख सकते हैं आप, ये जो 18 है इसको इससे ऐसे करके फैक्टराइज कीजिए। तो ये 2 9 18 होता है, फिर 3 3 9 होता है। तो दो का एक कॉमन लेंगे, यानी कि अब √18 को कैसे लिख सकते हो आप 3 इंटू 3 इंटू 2, और अब दो में से एक कॉमन ले सकते हो। तो अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आप जैसे मान के चलो कि √50 है, तो मैंने क्या किया 50 को ऐसे लिख लिया 2, फिर 25 से 5 5 से 25। तो √50 जो है क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2, दो का एक कॉमन यानी कि 5√2। तो ये चीज समझ में आया कि 5√2 कैसे हो रहा है। तो अभी आप देखो कि √18 का मैंने अभी बनाया क्या 3√2 होगा, √50 का मैंने अभी बनाया क्या होगा 5√2 होगा। तो अगर ये एक है, दो ज्यादा 3, दो ज्यादा 5, तो अगला वाला 7√2 होगा। लेकिन मैं इसे भी आपको बता देता हूँ, तो गंदा हो गया, चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे 98 है तो उसको भी हम लोग ऐसा ही लिखेंगे। तो 98 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 7 जा 49। हाँ आ रहे हैं। तो सॉरी, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2। तो दो का एक कॉमन यानी 7√2 हो जाएगा। तो आप ये समझ गए कि ये 7√2 हो जाएगा। क्लियर है ये डाउट। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू होता है √2 और d इज इक्वल टू होता है 3√2 माइनस √2 यानी कि 2√2। अब हमें यहाँ पे 18 टर्म निकालना है। तो 18 टर्म क्या होता है a प्लस 17d, T18 18th टर्म a प्लस 17d।
ए का वैल्यू कितना है, अभी हमने निकाला √2 प्लस 17 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2√2। अब T18 जिनको ये नहीं समझ में आया उनके लिए है कि T18 इज इक्वल टू ए प्लस इन द ब्रैकेट 18 माइनस 1 इंटू डी, तो ये ए का ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू डी 17d, तो √2 प्लस 17 टू ज़ा 34 √2, तो 34 √2 प्लस √2 यानी कि 35 √2, ये इस सवाल का जवाब होगा। तो अगर आपने इस सवाल के जवाब में ये आंसर लाया है, ए के जगह पे ये लाया, डी के जगह पे ये लाया है, तो आप सही हैं। तो ये है इस सवाल के सॉल्व करने का तरीका। तो इस तरीके से हमने रूट वाले सवाल को सॉल्व करना भी सीख लिया।